खैर, ये तो थी नंदा की दास्तान, मगर अब सवाल ये है कि उस खबर को लिखे जाने के बाद हुआ क्या। तो अखबारों में वो खबर छप चुकी थी। एक ऐसी ही आम सी सुबह थी, करीब 9:30-10 बजे का समय हो रहा था और दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके से एक पत्रकार अपने दफ्तर जाने के लिए निकल रहा था कि सड़क पर अचानक लोगों की भीड़ देखी। शोरगुल सुनाई दिया तो पता करने के लिए भीड़ के पास जा पहुंचा। दृश्य देखा तो आंखें भर आईं। एक क्रूर मकान मालिक करीब 95 साल के एक अशक्त वृद्ध को केवल 2 महीनों का किराया न दे पाने के कारण सड़क पर बाहर निकाल रहा था और वो 95 साल का वृद्ध उस क्रूर मकान मालिक के सामने हाथ जोड़कर सड़क पर प्रार्थना कर रहा था कि कुछ मोहलत और दे दो, मगर घर से बाहर ना निकालो। बरसात का समय है, कहाँ जाऊंगा। मगर उस क्रूर मकान मालिक का हृदय न पसीजा। पास खड़े हुए पत्रकार के मनो रोंगटे खड़े हो गए। अपने होठों को भींचते हुए उसने कलम निकाली और जेब से फटा पुराना पन्ना निकाल उस पे मोटे अक्षर से लिखा, क्रूर मकान मालिक। पत्रकार तय कर चुका था, आज तो संपादक महोदय से कह के ये खबर अखबार में जरूर छपवाऊंगा, इस मकान मालिक की अकल ठिकाने आएगी। पत्रकार जो ही अपने अखबार के दफ्तर में पहुंचा, तत्काल संपादक महोदय के कमरे में जाकर ये दास्तान सुनाई। दास्तान सुनते ही संपादक महोदय की आंखों से आंसू झरने लगे। तभी अचानक पत्रकार ने अपने गले में टंगा हुआ कैमरा निकाला और कैमरे में खींची गई उस असहाय वृद्ध की तस्वीरें संपादक को दिखाई। संपादक उन तस्वीरों को देखते ही मानो अवाक रह गया। आंखों से आंसू झरना बंद हो गए। एक क्षण को मानो ठिठक सा गया। अगली सुबह दिल्ली से प्रकाशित होने वाले इसी छोटे से अखबार के मुख पृष्ठ पर एक खबर चस्पा थी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह रहे हैं अविश्वसनीय दयनीय हालातों में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गुलजारी लाल नंदा की, जिन्होंने 2 दफा बेहद संवेदनशील अवसरों पर भारत की कमान संभाली। आधे से ज्यादा जनमानस को तो पहली दफा इल्हाम हो रहा था कि अच्छा, ये भी रह चुके हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो चलिए हमारे साथ 4 जुलाई 1898 की तारीख के अब के पाकिस्तान और तब के हिंदुस्तान के सियालकोट इलाके के गुजरावाला शहर के बाडो की कस्बे में, जहां बुलाकी लाल नंदा और ईश्वरी देवी नंदा के घर जन्म हुआ था उनकी छोटी संतान गुलजारी लाल नंदा का। शुरुआती शिक्षा दीक्षा पुंछ और सियालकोट के इर्द गिर्द के इलाकों में संपन्न हुई। फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए गुलजारी ने लाहौर के मशहूर फुलटन कॉलेज का रुख किया। इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब बारी स्नातक की थी, तो स्नातक के लिए गुलजारी ने लाहौर से करीब 700 किलोमीटर दूर गंगा यमुना के दोआब में बसे हुए इलाहाबाद का रुख किया। इलाहाबाद उन दिनों राजनीति की नर्सरी कहा जाता था, तो इलाहाबाद में अपने शैक्षणिक सत्र को संपन्न करते करते आहिस्ता आहिस्ता गुलजारी के सियासी अध्यायों के भी सोपान संपन्न हो रहे थे। इलाहाबाद में रहने के दौरान ही गुलजारी को कांग्रेसियों की सोहबत का चस्का चढ़ा, जिस चस्के ने गुलजारी को 1921 आते आते महात्मा गांधी के चरणों तक पहुंचा दिया। महात्मा गांधी के चरणों में सर रखकर गुलजारी ने जो गांधीवाद की शपथ खाई, तो उस शपथ को अपने जीवन के आखिरी सांस तलक निभाते चले गए। बापू की उंगली पकड़ी तो बापू के कदमताल से कदमताल मिलाते हुए हर स्वाधीनता आंदोलन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में वर्षों बरस जेल काटे। वर्ष 1937 के चुनावों के भीतर बंबई विधानसभा सीट से जीतकर भारत अधिनियम के तहत बनी कांग्रेस की सरकारों में भी महनीय भूमिका निभाई। यही नहीं, वर्ष 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर जब कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफा दिया, तो सबसे पहले इस्तीफा देने वालों में नाम गुलजारी लाल नंदा का ही शुमार था। फिर बरस 1942 में भारतीय स्वाधीनता संग्राम का सबसे विकट गदर हुआ, तो उस गदर में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने के कारण ही गुलजारी को 3 बरस का कारागार भोगना पड़ा। फिर बरस 1947 में देश आजाद हुआ, तो गुलजारी दोबारा बंबई विधानसभा सीट से चुनकर विधायिका पहुंचे। वहां श्रम एवं आवास मंत्रालय का जिम्मा संभाला। बतौर श्रम मंत्री गुलजारी ने अभूतपूर्व सुधार कार्य किए, जिन सुधार कार्यों की खबर जब दिल्ली में बैठे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के कानों तक पहुंची, तो नेहरू ने गुलजारी के इन अभूतपूर्व प्रकल्पों के लिए गुलजारी को बतौर पारितोषिक अपनी कैबिनेट में शामिल किया। यही नहीं, अपनी अंतिम कैबिनेट के भीतर गुलजारी को देश के गृह मंत्री यानी नंबर 2 की हैसियत का पद भी दिया। मगर शायद तब गुलजारी को भी ना इल्हाम रहा होगा कि उनके भाग्य के सूरज के दोपहर के कालखंड में समूचे देश में सूर्यास्त हो जाएगा।
सबको रास्ता दिखाने वाली वो एक लौ आखिरकार बुझ गई थी। इन्हीं लफ्जों से दुनिया भर के अखबारों ने नेहरू के निधन की खबरों को दुनिया भर तक पहुंचाया। दुनिया सदमे में थी, हिंदुस्तान में चीत्कार थी, देश अस्थिर था। ताजा ताजा हुए चीन युद्ध की सिसकियां अभी तक थमी नहीं थीं। चीन की बुरी दृष्टि भारत पर लगातार गड़ी हुई थी। ऐसे संवेदनशील अवसर पर गुलजारी लाल नंदा ने भारत की कमान अपने हाथों में ली। कि गुलजारी लाल नंदा का सूझबूझ और तर्क बुद्धि क्षमता से परिपूर्ण नेतृत्व था, जिसने उन संवेदनशील अवसरों में भारत को थामे रखा, एकजुट बनाए रखा, और इसी एकजुटता के बूते भारत संकट के इस दौर से बाहर निकला। ये गुलजारी ही थे जिन्होंने के कामराज को शास्त्री के नाम की सूझ सुझाई थी। ये गुलजारी ही थे जिन्होंने देश को लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रकर्ष नेतृत्व सौंपा। देश नई ऊर्जा के साथ अपने नए नेतृत्व में आशा का संचार देख प्रफुल्लित मन से विकास के पथ पर दौड़ने को आतुर ही था कि तभी नियति ने हिंदुस्तान की पीठ में एक दफा फिर छुरा घोंपा और ताशकंद में भारत का लाल हम सबको छोड़कर सदा सदा के लिए चिर निद्रा में सो गया। भारत पर संकट के बादल नए सिरे से मंडराने लगे थे। ऐसे में कांग्रेस के आला नेतृत्व ने एक दफा फिर मशाल नंदा के हाथों में थमाई और मुल्क की कमान एक दफा फिर नंदा के हाथों में चली गई। और नंदा ने दोबारा आने वाले 13 दिनों तक भारत की कमान अपने हाथों में संभाल नए सिरे से भारत को न सिर्फ इस संकट से उबारा, बल्कि कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिन्होंने आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की तकदीर और तासीर दोनों बदली। फिर के कामराज के इशारे पर इंदिरा की ताजपोशी हुई, इंदिरा की सरकार आई, तो इंदिरा की सरकार के भीतर नंदा को दोबारा नंबर 2 की हैसियत मिली, देश के गृह मंत्री का पद मिला। मगर जब बरस 1966 में गौरक्षा आंदोलन के चलते 1 लाख से ज्यादा साधुओं ने संसद का घेराव किया, पुलिस के साथ टकराव के बीच गोलियां चली, जिनमें करीब 150 से ज्यादा संत घायल हुए, आधे दर्जन से ज्यादा संतों को गोली लगने की भी खबरें आईं, देश के भीतर एक नए सिरे की हलचल पैदा हुई, तो नंदा ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। यह त्यागपत्र महज गृह मंत्री के पद से नहीं था, बल्कि उस दौर की बदलती सियासत से भी था। नंदा उस दौर की बदलती सियासत से खिन्न थे, इंदिरा के नए तानाशाही रवैये से खिन्न थे। इसलिए जब बरस 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की, तो चुनाव नतीजों के तत्काल बाद गुलजारी लाल नंदा ने सियासत से संन्यास का ऐलान कर दिया। नंदा का राजनीतिक कद संन्यास के बाद भी कितना बड़ा था, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की काल रात्रि का प्रस्फुटन हुआ, तो इस प्रस्फुटन के ठीक 2 दिन बाद इंदिरा गांधी और उनके सचिव आर.के. धवन खुद फ्रेंड्स कॉलोनी के एक छोटे से 8 बाई 8 के कमरे के भीतर गए। दरअसल देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आर.के. धवन सियासत से संन्यास ले चुके नंदा के दर पर इसलिए आए थे कि नंदा आपातकाल के समर्थन में अपना एक वक्तव्य भर जारी कर दें। मगर नंदा अपनी नैतिकता से डिगने वाले नहीं थे। नंदा ने आपातकाल के समर्थन में एक वक्तव्य जारी नहीं किया। आहिस्ता 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 राजनीति से दूर होते नंदा पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे, क्योंकि नंदा ने जीवन भर राजनीति जरूर की थी, मगर राजनीति के लाभ नहीं लिए थे। नंदा की यही ईमानदारी थी जिसने नंदा को निश्चित रूप से नैतिकता का निश्चल निष्कलंक मयंक बना दिया था। मगर इसी ईमानदारी की एक त्रासदी भी नंदा को भोगनी पड़ी। जीवन के आखिरी क्षणों में नंदा के पास न धन था, न कोई सेवा करने वाला था। नंदा अकेले असहाय 8 बाई 8 के उसी एक सामान्य छोटे से अदने से कमरे में रहकर अपना जीवन बिता रहे थे। 2 जून की ढंग की रोटी भी नंदा को मुहैया नहीं थी। ये कल्पना करना कितना मुश्किल है कि देश का 2 दफा का प्रधानमंत्री रह चुका एक शख्स कनॉट प्लेस के बस अड्डे पर खड़ा होकर एक आम रोडवेज की बस का इंतजार कर रहा हो, जिस बस में धक्के खाता हुआ स्टैंडिंग में वो करीब 15 किलोमीटर का सफर तय करके फ्रेंड्स कॉलोनी के अपने किराए के उसी छोटे से घर में जाने वाला हो। कल्पना करके देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगर इस देश की सियासत ने ऐसे ऐसे सितारों को अपनी आंखों में सजाया है, तभी इस मुल्क का मुस्तकबिल आज इस मुकाम पर पहुंचा है। खैर, ये तो थी नंदा की दास्तान, मगर अब सवाल ये है कि उस खबर को लिखे जाने के बाद हुआ क्या। तो अखबारों में वो खबर छप चुकी थी। देश की आम जनमानस के भीतर गुलजारी लाल नंदा नाम का एक व्यक्ति दोबारा जिंदा हो चुका था, मगर सदन के पटल पर अभी इस व्यक्ति के हस्ताक्षर होना बाकी था। और इस हस्ताक्षर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई रायगंज से सांसद चुने जाने वाले पी.आर. दास मुंशी ने। प्रियरंजन दास मुंशी ने
सदन के पटल पर प्रधानमंत्री से यह सवाल दागते हुए बेहद मार्मिक अंदाज में एक भाषण पढ़ा, जिसे सुन समूचे सदन ने एक मत से प्रस्ताव पास कर नंदा की सुख सुविधाओं के लिए सरकार को बाध्य किया था। जिस गुलजारी लाल नंदा को बीच सड़क पर असहाय अवस्था में बिलखता हुआ छोड़कर एक क्रूर मकान मालिक अपने घर के भीतर जाकर किवाड़ बंद कर लेता है, उसी बिलखते असहाय वृद्ध के दर पे देखते ही देखते वजीरों के तांते लगने लगे, कलेक्टरों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के मजमे लगने लगे। तमाम काबिना मंत्री गुलजारी को एक सुर से बंगले में चलने के लिए मना रहे थे, मगर महज सुख सुविधाओं के लिए सरकार का उपयोग करना होता तो गुलजारी बहुत पहले कर चुके होते। गुलजारी ने अपने दर पे आई सरकार को ठुकरा दिया। सरकार से कहा, आप तो जीवन के आखिरी क्षण बचे हैं, अब क्या करूंगा इन सुख सुविधाओं का, कोई आवश्यकता नहीं है। 2 बरस और गुजरते हैं और अपने शताब्दी वर्ष में 14 जनवरी के इर्द गिर्द की तारीख थी, जहाँ तक मेरी स्मरण में है, जब गुलजारी लाल नंदा ने अपनी आखिरी सांसें ली थी।